अब्बा ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी नहीं बल्कि अपनी पूरी इज्जत दांव पर लगा दी थी। वो गांव के सबसे बाअसर आदमी मुल्क अकबर के दरवाजे पर पैसे मांगने नहीं, ख्वाब गिरवी रखने गए थे। इनकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि इनका बेटा मिट्टी से उठकर आसमान को छू ले, मगर मुल्क अकबर जैसे लोगों के लिए गरीब की उम्मीद भी मजाक होती है। इस दिन देड़े पर बैठे लोगों के बीच मुल्क अकबर ने तंजिया खैखा लगाया और कहा, कभी सुना है कि मोची का बेटा सीधा अफसर बन जाए। इसकी बात से ज्यादा इसकी हंसी जख्म बनकर अब्बा के दिल में उतर गई। इर्द गिर्द बैठे लोग भी हंसने लगे, जैसे किसी तमाशे का आगाज हो चुका हो। अब्बा ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुकाकर कागज पर अंगूठा लगा दिया, जैसे अपनी खामोशी को ही गिरवी रख दिया हो। वक्त गुजरता गया, मगर किस्मत को शायद मोहलत देना मंजूर नहीं था। 2 महीने भी पूरे न हुए थे कि मुल्क अकबर अपने आदमियों के साथ हमारे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। इस बार लहजे में तमसखर नहीं, ताकत का नशा था। इसने हमें यूं निकालने का हुक्म दिया जैसे हम इंसान नहीं बोझ हों। फिर इसने हाथ उठाया और वह हाथ इंसान का नहीं बल्कि दरिंदों का हुक्म बन गया। अगले ही लम्हे इसकी पालतू खूनखार कुत्तों की जंजीरें खोल दी गई। अब्बा पीछे हटना चाहते थे, मगर कदम जैसे जमीन में गिर गए हों। मुझे यूं लगा जैसे आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर अचानक फिजा को चीरती हुई ये गूंजदार आवाज आई और पल भर में दोनों कुत्ते जमीन पर ढेर हो गए। गली में ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त रुक गया हो। मुल्क अकबर ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा तो इसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। दूर से आती सायरन की आवाजें तेज होती जा रही थी। ये सिर्फ गाड़ियों की आवाज नहीं थी, ये इस निजाम की दस्तक थी जो देर से सही मगर आता जरूर है। इसी दिन मैंने जरिया को समझाया कि हमारे घर आना इसके लिए मसला बन जाता है। गांव में लोग गरीबों से ज्यादा गरीबों से ताल्लुक रखने वालों से डरते हैं। जो हमारे दरवाजे पर आता था इसे अपने घर में जवाब देना पड़ता था। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हम अमीर नहीं थे। जरिया मुस्कुराकर बोली, राफिया भाई, जब तक मैं आपकी अम्मी की पाली हुई बकरी को ना देख लूं मुझे चैन ही नहीं आता। इसकी बात में हंसी थी, मगर इस हंसी में वो सच छुपा था जो पूरा गांव भूल चुका था कि इंसान की कदर दौलत से नहीं दिल से होती है। और इसी दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ, ये सिर्फ गुर्बत की कहानी नहीं, ये एक बड़ी और ख़तरनाक तब्दीली का आगाज है। हमारे घर में दूध की खुशबू सिर्फ एक ही जरिए से आती थी, न गाय थी न भैंस। पूरे गांव में जहां बाड़े भरे रहते थे, हमारे सहन में सिर्फ एक कमजोर सी बकरी बंधी होती थी। वही हमारी चाय की मिठास थी, वही हमारी सफ़ेद उम्मीद। इसी एक जानवर के सहारे हमारा दिन गुजरता था, और शायद इसीलिए वो बकरी हमें जान से ज्यादा अजीज थी। जरिया को वो बकरी कुछ इस तरह पसंद आ गई थी जैसे कोई बच्ची खिलौना पसंद कर लेती है। इसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती थी जब वो इसे देखती। मैं इसकी बात सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि वो सब समझती है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी, उम्र के इस मोड़ पर थी जहां इंसान को यह भी मालूम होता है कि कौन सी खुशी की कीमत घर में झगड़ा होती है। मैं सहन में किताबें खोले बैठा था। सूरज ढल रहा था और लफ्ज़ धुंधले हो रहे थे। जरिया आहिस्ता से आकर पास बैठ गई और तस्वीरी किताब की वरख पलटने लगी। फिर इसने ऐसे पूछा जैसे कोई आम सी बात हो, भैया आप किस दर्जे में पढ़ते हैं? मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कहा, जरिया, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अभी तुम्हारे निसाब से बहुत आगे की बात है। तुम ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? ये वो ज़माना था जब गाँव की लड़कियाँ भी स्कूल जाने लगी थी। पहले ये तस्वीर ही नहीं था। मैंने अपनी तालीम शहर में पाई थी, मगर मेरे हम उम्र अक्सर अनपढ़ रह गए थे। वक्त बदल रहा था और वक्त के साथ गाँव भी आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना सीख रहा था। जरिया ने मुंह बनाया और बोली, मुझे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, न जाने कब जान छोड़ेगी। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने नरमी के बजाय सख्ती इख्तियार की, क्योंकि कुछ बातें प्यार से नहीं जिम्मेदारी से समझाई जाती हैं। मैंने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि इल्म इंसान को सिर्फ नौकरी नहीं देता, पहचान देता है। जिस दिन शौर आ जाता है इसी दिन इंसान भीड़ से अलग हो जाता है। वो खामोश हो गई। शायद पहली बार इसने महसूस किया कि किताब सिर्फ बोझ नहीं, रास्ता भी होती है। और मैं दिल ही दिल में जानता था ये छोटा सा मुकालमा भी किसी बड़ी तब्दीली की बुनियाद बुन रहा है, क्योंकि इनकलाब हमेशा शोर से नहीं
سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ میں اسے سمجھانے ہی والا تھا کہ علم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، مگر میری سنجیدہ باتوں سے وہ صاف اکتا چکی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ ہلا کر کہا، بھیا یہ سب چھوڑیں، یہ بتائیں نائلہ باجی کے ساتھ آپ کی بات کہاں تک پہنچی؟ اس کا جملہ میرے دل پر اچانک دستک بن کر لگا۔ ایک لمحے کے لیے میرے چہرے پر مسکراہٹ خود بخود اتر آئی، جیسے کسی نے بند کھڑکی ذرا سی کھول دی ہو، مگر اگلے ہی لمحے میں نے اپنے جذبات پر پردہ ڈال دیا اور لہجہ سخت کر لیا۔ میں نے کہا، ذریعہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری عمر ابھی ان سب باتوں کی نہیں، تمہیں ان خیالات سے زیادہ اپنی پڑھائی کی فکر ہونی چاہیے۔ میں نے بات ختم سمجھ لی تھی، مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ آخر کار جب میں نے سختی کی تو وہ خاموش ہو کر اٹھ گئی۔ اس کے قدموں کی چھاپ آہستہ آہستہ صحن سے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اماں کے پاس چلی گئی تھی۔ اماں زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھی تھی، سامنے سلائی مشین رکھی تھی اور محلے کی ایک عورت کا سوٹ سی رہی تھی۔ ان کی انگلیاں کپڑے پر نہیں، ہماری تقدیر پر چل رہی تھی۔ ابا کی کمائی سے گھر کا پہیہ چلتا تھا۔ وہ گاؤں میں نائی تھے، ایک چھوٹی سی دکان تھی، مگر پورے علاقے میں انہی کا نام تھا۔ باوجود اس کے مہنگائی نے ہمیں سانس لینے کی مہلت نہیں دی تھی۔ دکان چلتی تھی مگر بچت نہیں ہوتی تھی، اس لیے اماں بھی سلائی کڑھائی کر کے گھر کا بوجھ بانٹتے تھے۔ وہ دونوں مل کر میری تعلیم پر پیسہ لگاتے تھے، جیسے کوئی کسان اپنی آخری فصل بیچنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، اور میں دن بدن ان کی قربانیوں کے بوجھ تلے دب رہا تھا۔ مجھے اکثر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے والدین مجھ پر احسان نہیں بلکہ اپنی زندگی کی جمع پونجی نچھاور کر رہے ہوں۔ عمر بڑی ہو چکی تھی مگر میں اب بھی ان سے خرچ مانگتا تھا، اس لیے نہیں کہ میں مجبور تھا بلکہ اس لیے کہ ابا چاہتے تھے میں صرف پڑھوں، باقی سب وہ سنبھال لیں گے۔ مجھے تب اندازہ ہوا میرے خواب صرف میرے نہیں ہیں، ان کے بھی ہیں، اور شاید مجھ سے زیادہ انہی کے ہیں، اور یہی احساس انسان کو مضبوط نہیں خطرناک حد تک ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ ابا کی ایک ہی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں تاکہ میری زندگی ان جیسی نہ ہو جو ہر دن حالات کے رحم و کرم پر گزارتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے قدموں پر کھڑا ہوں۔ شاید اس لیے وہ اپنی ہر خوشی مجھ پر قربان کرتے جا رہے تھے، اور سچ یہ ہے کہ مجھے خود بھی علم سے غیر معمولی محبت تھی۔ کتابیں میرے لیے صرف صفحات نہیں تھے بلکہ وہ دروازے تھے جو مجھے اس دنیا سے نکال کر کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی تھی۔ اب میں یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا۔ دل ہی دل میں ایک بڑا فیصلہ کر چکا تھا مگر کسی کو بتایا نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی ایک ایسا امتحان دوں جو میری قسمت کی لکیر بدل دے۔ یہ راز میں نے اپنے سینے میں اس طرح چھپا رکھا تھا جیسے کوئی سپاہی جنگ سے پہلے اپنی حکمت عملی چھپاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ پڑھائی کو فضول مشغلہ سمجھتے تھے، اکثر کہتے باپ بیٹے پر پیسہ ضائع کر رہا ہے، اس سے اچھا کوئی ہنر سکھا دیتا، مگر انہیں کیا معلوم کہ کچھ سرمایہ نظر نہیں آتا، مگر سب سے قیمتی وہی ہوتا ہے۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ ہم جو بو ہو رہے ہیں ایک دن وہی کاٹیں گے۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ دوپہر کا وقت شام میں ڈھل گیا۔ کتابوں سے نظریں اٹھائی تو بھوک کا احساس جاگا۔ گھر کے کونے سے لکڑی جلنے کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ اماں دوپہر ہی میں سالن پکا چکی تھی، اب روٹیاں بنانے کی تیاری تھی۔ ہمارے گھر میں سہولتیں نہیں تھے، صرف گزارا تھا۔ پورے گاؤں میں گیس کی لائن کا نام و نشان نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے سلنڈر رکھ لیے تھے مگر ہمارے لیے یہ بھی خواب تھا۔ ہمارا باورچی خانہ اینٹوں کا نہیں صبر کا بنا ہوا تھا۔ گھر میں 2 پکے کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا کچا کمرہ جسے ہم کچن کہتے تھے۔ ایک طرف دیوار ہی نہیں تھی، وہی راستہ تھا، وہی دروازہ۔ غربت نے ہمیں سہولتیں نہیں سکھائی، سمجھوتے سکھائے تھے۔ میں اماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ چولہا جلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر آگ بار بار بجھ جاتی تھی۔ ان کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ماچس تھامی اور ان کے ہاتھ سے جلانے لگا۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا میری ہر کامیابی کے پیچھے ان کے جلے ہوئے ہاتھ ہوں گے، اور شاید اس لیے میری یہ جدوجہد صرف میرے لیے نہیں، ان دونوں کے لیے بھی ہے۔ اماں نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ رفا بیٹا ذرا ہٹ جاؤ، دھویں کی بو تمہارے کپڑوں میں بس جائے گی، کل کالج جانا ہے نا، پھر لوگ کیا کہیں گے۔ ان کے لہجے میں فکر تھی مگر اپنی نہیں، میری۔
वो खुद खांसी से दोहरी हो रही थी। धुआं इनके गिर्द ऐसे लपेटा था जैसे जिद्दी साया, मगर इन्हें अपनी परवाह नहीं थी। इन्हें सिर्फ मेरी फिक्र थी कि मेरे कपड़े खराब ना हो जाएं। उन्होंने आह भरी, और वैसे भी तुम्हारे सारे कपड़े अभी सूखे नहीं, सर्दी भी कितनी है। मैंने धो तो दिए थे मगर अभी भीगे ही खड़े हैं। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ, माँ सिर्फ रिश्ता नहीं होती, माँ पूरी दुनिया होती है। मैं समझा था कि कल के लिए कपड़े तैयार होंगे, मगर ये सुनकर दिल जैसे बैठ गया। एक लम्हे को मैंने अपनी फिक्र की, मगर अगले ही लम्हे शर्मिंदगी ने मुझे घेर लिया। मैं यहाँ अपनी परेशानी सोच रहा था और वो अपनी बीमारी भूलकर मेरी सहूलत सोच रही थी। मैं खामोशी से उठा और कमरे की तरफ चला गया। मैंने वो साफ सूट उतार दिया जो दोपहर में पहना था और घर के पुराने कपड़े पहन लिए। दिल ने कहा, कॉलेज एक दिन भी चला गया तो क्या होगा, माँ का हाथ बटाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं दोबारा किचन में आया तो अम्मा मुझे देखकर मुस्कुरा दी। अरे तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? मैंने कहा था ना आराम करो, मैं खाना खुद ले आऊँगी। तुम्हें ना जाने क्यों काम अच्छे लगते हैं। इनकी मुस्कुराहट में हैरत भी थी और खुशी भी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अगर माँ के साथ खड़े होने को काम कहते हैं तो ये काम मैं जिंदगी भर करना चाहूँगा। अम्मा एक हाथ से रोटियां सेक रही थी और दूसरे हाथ से मेरे हाथों का सहारा दे रही थी। चूल्हे की आंच के साथ साथ हमारे दिलों की बातें भी जल रही थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, अम्मी, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपकी मदद करूं, आपके काम आऊं। वैसे भी मैं आपके लिए और कर ही क्या सकता हूं। ये कहते हुए ना जाने क्यों मेरी आवाज भर आई। आंखों के किनारे भीगने लगे। शायद शाम का वक्त था और शाम हमेशा मेरे दिल पर बोझ बनकर उतरती थी, जैसे सूरज के साथ साथ मेरी हिम्मत भी ढलने लगती हो। पिछले एक हफ्ते से मैं घर ही में था। 2-4 दिन बाद मिड टर्म शुरू होने वाली थी और कल मुझे शहर जाकर स्लैब लेनी थी। पहले मैं रोज बस में शहर चला जाता था। सफर की थकन ज़हन को मसरूफ रखती थी, मगर अब खामोशी मुझे खा रही थी। ये गाँव की उदासी नहीं थी, ये गुर्बत की खामोशी थी जो सिर्फ हमारे घर में बोलती थी। अम्मा ने आहिस्ता से कहा, बेटा, आटा भी बस 1-2 दिन का रह गया है, फिर दोबारा थैला लेना पड़ेगा। पूरे गांव में लोग एक साथ गंदम खरीद लेते थे, फिर महीने आराम से आटा पीसते रहते, मगर हमारा हिसाब दिनों में चलता था। हम महीने नहीं, मजबूरियों में जीते थे। मैं खामोश हो गया। अम्मा ने फौरन मेरे चेहरे की तरफ देखा और नरमी से बोली, बेटा, यूं मायूस ना हुआ करो, तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। हमारे लिए यही काफ़ी है कि हमारा बेटा पढ़ा लिखा है। फिर इनकी आवाज़ में अजीब सा फख्र उतर आया। जब मैं गाँव की औरतों के साथ बाहर जाती हूँ ना, तो दिल खुशी से भर जाता है। हर कोई तुम्हारे बारे में पूछता है, कहता है तुम्हारा बेटा तो बड़ा समझदार है। इस लम्हे मुझे लगा जैसे गुर्बत की दीवार में उम्मीद की एक खिड़की खुल गई हो, और मैंने दिल में अहद किया, मैं इस फख्र को कभी टूटने नहीं दूंगा। अम्मा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, जब गांव की औरतें पूछती हैं ना कि तुम अब क्या पढ़ रहे हो, तो मैं फख्र से कह देती हूँ कि मेरा बेटा बस पढ़ाई मुकम्मल करने वाला है, इसके बाद अफसर बन जाएगा। इनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। वो नहीं जानती थी कि मंजिल अभी बहुत दूर है। इन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि डिग्री के बाद भी लंबा सफ़र बाकी होता है। इम्तिहान, मुकाबला और खिदमत की कड़ी आजमाइशी। वो सादा दिल थी और शायद इसी सादगी में इन्हें मुझ पर हद से ज़्यादा यकीन था। मैं मुस्कुरा दिया, अम्मी, अफसर इतनी जल्दी क्यों नहीं बनता? बस आप मेरे लिए दुआ करें कि जो मैंने दिल में ठाना है अल्लाह वही लिख दे। मेरी बात सुनते ही उन्होंने हाथ उठाकर ढेरों दुआएं देना शुरू कर दी, जैसे मेरी तकदीर इसी लम्हे बदल डालेंगी। इतने में अब्बा भी काम से वापस आ गए। हाथ मुंह धोकर हमारे पास आ बैठे। चूल्हे के गिर्द चटाइयाँ बिछे थे। हम वही बैठे बातें भी करते रहे और वही खाना भी खाया। खाने के बाद भी कोई उठने को तैयार न था। सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। आग के सिवा कहीं सुकून नहीं था। हमारे गांव में मोबाइल फ़ोन अब भी अय्याशी समझा जाता था। चंद ही लोगों के पास था और हम भी इन्हीं चंद में शामिल थे। पिछले हफ्ते में अब्बा के लिए एक छोटा सा फ़ोन ले आया था। शहर जाने के बाद कभी कोई बात पहचानी होती तो आसानी रहे। वो फ़ोन मेरा नहीं था, वो मेरे ख्वाबों की पहली सहूलत थी। अब्बा बार बार इसे हाथ में लेकर देखते, जैसे किसी कीमती खजाने को छू रहे हों, और मुझे महसूस हो रहा था मेरी कामयाबी की बुनियाद इन दोनों की खामोश कुर्बानियों पर रखी जा रही है। वो फ़ोन अब किसी के काम का नहीं रहा था। दोस्त ने स्मार्टफोन ले लिया था और ये पुराना बटनों वाला मोबाइल यूं ही मुझे थमा दिया था।
मगर हमारे लिए वो खजाने से कम ना था। अब्बा इसे ऐसे संभाल कर रखते थे जैसे कोई कीमती तोहफा हो। कभी एफएम सुनते, कभी बार बार बटन दबा कर देखते और हर बार बच्चों की तरह खुश हो जाते। कुछ देर बातों के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। बिजली नहीं थी, अंधेरे ने कमरे को खामोश कैद खाने में बदल दिया था। मैंने मोबाइल की हल्की सी रोशनी जलाई और किताब खोल ली, मगर लफ्ज़ आंखों के सामने ठहरने से इनकार कर रहे थे। दिल किताब में नहीं था, दिल कहीं और भटक चुका था। मैं चारपाई पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। नाइला का ख्याल दिल पर इस तरह उतर आया जैसे बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरती है। अचानक मैं माजी की एक तस्वीर में गुम हो गया। मुझे आज भी साफ याद है, अब्बा और मैं चौधरी साहब के बाग के पास खड़े थे कि सामने से चंद लड़कियां गुजरी। इनमें नाइला भी थी। जैसे ही इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो चंद कदम आगे बढ़ी, फिर पलटकर हाथ माथे पर रखकर मुझे सलाम किया। इस एक लम्हे ने मुझे फिर हरा दिया। मैं हर बार इसे ऐसे देखता था जैसे पहली मर्तबा देख रहा हूँ। वह हर दफ़ा पहले से ज़्यादा हसीन लगती थी। अभी हमारे दरमियान कोई बाकायदा रिश्ता तय नहीं हुआ था, मगर दिल एक दूसरे के हो चुके थे। खामोश मोहब्बत अपनी ज़बान खुद बना चुकी थी। अम्मी ने खाला रजिया से बात भी कर ली थी। वो निहायत बावक़ार औरत थी। शौहर के बाद अकेले ही बेटी को पालकर बड़ा किया था। इनके लहजे में वक़ार था और फैसलों में सच्चाई। मेरा दिल मुतमईन था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि किस्मत खामोश मोहब्बत को भी इम्तिहान में डाल देती है। नाइला उम्र में मुझसे खासी छोटी थी, मगर इसकी मासूमियत उम्र से कहीं ज़्यादा गहरी थी। वह ऐसी नाजुक सी थी जैसे सुबह की पहली किरण, जिसे देखकर दिल खुद ब खुद नरम पड़ जाता है। इसका ख्याल आया तो मैंने किताब बंद कर दी, क्योंकि अब लफ्ज़ों में जान नहीं रही थी और दिल ने बगावत कर दी थी। मैंने लिहाफ ओढ़ा, मगर नींद आंखों से कौन सो दूर थी। मैंने मोबाइल उठाया, जिसमें नाइला की सिर्फ एक ही तस्वीर थी, जो बहुत पुरानी होने के बावजूद मेरे लिए वक़्त से आज़ाद थी। इस तस्वीर में वो आम के दरख्त पर चढ़ी हुई थी और नीचे चंद लड़कियां हंस रहे थे। जब मैं अचानक वहां पहुंचा था तो सब लड़कियां भाग गई थी, मगर नाइला घबराहट में फौरन नीचे ना उतर सकी थी और इसी लम्हे मैंने तस्वीर ले ली थी। इस दिन वो मुझ पर बहुत नाराज़ हुई थी और आंखों में आंसू लिए कह रही थी कि फ़ौरन डिलीट करो। मैंने मुस्कुराकर कहा था कि अभी कर देता हूँ, और वो मोबाइल के हुनर से वाकिफ़ ना थी, इसलिए यही समझकर तस्वीर ख़त्म हो गई। मगर हकीकत ये थी कि मैंने वो तस्वीर मोबाइल से ज़्यादा अपने दिल में महफूज कर ली थी। वक्त गुजरता रहा, मगर तस्वीर वही की वही रही। नाइला के पास मोबाइल नहीं था, इसलिए हमारी बातचीत मुमकिन ना थी, मगर किस्मत ने जारिया के ज़रिए खामोश रास्ता निकाल रखा था, जो इसकी चचाजाद बहन थी और हमारे अधूरे लफ्ज़ों की आमीन बनती थी। मगर अब दिल बेचैन था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे नाइला को देखे हुए, और वो पहले जैसी आज़ाद नहीं रही थी, बल्कि घर से बाहर कम निकलने लगी थी। और इसी खामोशी ने मेरे दिल में एक अनजान सा खौफ भर दिया था। मुझे महसूस होने लगा था कि ये महज फासले नहीं, बल्कि किसी आने वाले तूफान की आहट है। इसलिए अब मुझे जारिया के हाथ ही नाइला को पैगाम भिजवाना था, क्योंकि बाज़ी मोहब्बतें देर हो जाने पर हमेशा के लिए छिन जाती हैं। नाइला पर पाबंदियां इस हद तक बढ़ा दी गई थी कि वो जैसे गाँवों में मौजूद ही ना हो। मैं पूरा हफ्ता वही रहा, मगर ना वो रास्ता मैं दिखाई दी, ना किसी छत पर, ना किसी सहन में। यूँ लगता था जैसे किसी ने इसे दुनिया से छुपा दिया हो। पढ़ाई अब महज किताबों का बोझ बन चुकी थी, क्योंकि आंखें लफ्ज़ पढ़ती थी, मगर दिल सिर्फ इसकी तस्वीर देखता था। मैं देर तक मोबाइल पर जमी इस एक तस्वीर को तकता रहता था, हत्ता कि पलकें बोझल हो गई। फिर मोबाइल एक तरफ रखकर लेट तो गया, मगर नींद मुझसे नाराज़ थी। आंखें बंद थी, मगर ज़हन जाग रहा था और दिल नाइला के गिरते ही घूमता रहा। मैंने कभी इसे याद करने से छुट्टी नहीं ली थी, बल्कि हर लम्हा मुस्तकिल के ख्वाब इसी के नाम करता था। मुझे यकीन हो चला था कि इम्तिहान से पहले एक बार इससे मिलना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने सुना था कि जिस दिल में सच्ची मोहब्बत हो, इसकी दुआ में ख़ास तासीर होती है। अम्मी अब्बा की दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था, मगर अब मैं नाइला की दुआ को भी अपनी किस्मत में शामिल करना चाहता था। इन्हीं सोचों में ना जाने कब आंख लग गई और ख्वाबों की दुनिया ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। सुबह अजान की आवाज़ ने जगाया तो मैंने मस्जिद जाकर फजर अदा की और वापस लौटा तो सहन में अम्मी झाड़ू दे रही थी और चूल्हे पर कुतेली रख चुकी थी। मगर मुझे क्या खबर थी कि ये पुरसुकून सुबह
दरअसल इस तूफान से पहले की खामोशी है जो मेरी जिंदगी की सिमत हमेशा के लिए बदल देने वाला था। हमारे घर में नाश्ता अक्सर सिर्फ चाय तक महदूद रहता था, क्योंकि जो थोड़ा बहुत सालन बनता वो रात ही में ख़त्म हो जाता। मगर मैंने कभी अम्मी से किसी नेमत की फरमाइश नहीं की, क्योंकि मैं जानता था वो ये सब भी खर्चे हौसले पर चला रहे हैं। वो हमेशा मुझे बेहतर खिलाते और संवारते रहे, मगर अपने लिए बरसों से एक ही लिबास घसीट रहे थे। मैं इनकी वाहिद उम्मीद था और इसी एक सहारे पर पूरा घर टिका हुआ था। 8 बजे मैं बैग उठाई कच्ची सड़क पर निकला तो धूप गैर मामूली तौर पर जल्दी निकल आई थी और इसकी रोशनी में मुझे एक लम्हे को जिंदगी हल्की सी महसूस हुई। मगर ये एहसास ज़्यादा देर कायम न रह सका, क्योंकि अचानक मेरी नज़र पकड़ नदी के मोड़ पर जा ठहरी, जहाँ नाइला बैठी अपने पाँव को थामे बैठी थी। शायद कांटा चुभ गया था। दिल चाहा फौरन लपक कर इसके पास चला जाऊं, मगर बस के निकल जाने का खौफ आड़े आ गया। मैंने खुद को रोका और नजरें चुराकर आगे बढ़ गया। मुझे मालूम था इसने मुझे देख लिया है, और यही एहसास मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ गया कि वो क्या समझेगी। मगर इस दिन जाना नागज़िर था। अगर बस छूट जाती तो मेरा पूरा मंसूबा बिखर जाता। मैं वक्त पर पक्की सड़क तक पहुंचा और बस में सवार होकर शहर की तरफ चल पड़ा। गांव ज़्यादा दूर नहीं था, मगर मोटरसाइकिल ना होने की वजह से हर सफ़र किस्मत के रहमो करम पर होता था। मुझे इस वक्त यह अंदाज़ा नहीं था कि मैं जिसे मजबूरी समझकर छोड़ आया हूँ वही लम्हा आगे चलकर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला है। मोटरसाइकिल ना होने की वजह से हर सफ़र मेरी मर्जी से नहीं बल्कि बस के शेड्यूल से तय पाता था। इसी मजबूरी के तहत मैं शहर पहुंचकर सीधा यूनिवर्सिटी गया और रस्मी कार्रवाई मुकम्मल करके इम्तिहानी पर्ची हासिल की। मालूम हुआ कि 3 दिन बाद पर्ची शुरू हो रहे हैं। दिल चाहा फौरन वापस लौट जाऊं ताकि एक लम्हा भी ज़ाया ना हो, मगर यह भी हकीकत थी कि आखिरी बस दोपहर 2:30 बजे ही रवाना होती है। यूं मैं कैंपस के सुनसान लॉन में बेमकसद बैठा वक्त घसीटता रहा। न किताब साथ थी, न कोई दोस्त। सब अपने अपने मुस्तकबिल की दौड़ में घरों को लौट चुके थे। कोई नौकरी के ख्वाब बुन रहा था और कोई आला मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी में खोया हुआ था। मैं भी इन्हीं ख्वाहिशमंदों में शामिल था। मिडटर्म के बाद फाइनल और फिर यूनिवर्सिटी का बाब बंद हो जाना था। यही सोच मुझे अंदर ही अंदर बेचैन किए जा रही थी। बिला आखिर 2 बजे में गेट से बाहर निकला और गांव जाने वाली बस में सवार हो गया। रास्ते में गाड़ी की खराबी ने सफ़र को गैर मामूली तौर पर तवील बना दिया, और जब मैं मिट्टियाले रास्ते पर उतरा तो असर का वक्त सर पर खड़ा था। घर पहुंचा तो अम्मी अब्बा की आंखों में बेचैनी तैर रही थी। बार बार कह रहे थे कि एक फ़ोन ही कर देते तो हमारा दिल मुतमईन हो जाता। हमें हर लम्हा यही अंदाज़ा रहा कि कहीं तुम्हें कोई आफत तो नहीं आ गई। मुझे इस वक्त अंदाज़ा हुआ कि मैं जिस सफ़र को मामूल समझता हूँ वो मेरे माँ बाप के लिए रोज़ की आजमाइश है, और यही एहसास आगे चलकर मेरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला था। अम्मी अब्बा की घबराहट बिल्कुल वजह थी। मैंने इन्हें तसल्ली देते हुए बताया कि रास्ते में फ़ोन की बैटरी दम तोड़ गई थी और बस भी ख़राब हो गई थी, इसीलिए वापसी गैर मामूली हद तक ताख़ीर का शिकार हो गई। पेट में भूख की आग लगी हुई थी, क्योंकि सुबह के बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। जेब में मौजूद चंद 100 रुपये मेरे लिए सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि आने वाले 3 दिनों की उम्मीद थे। यही रकम मेरे रोज़ के सफ़र का सहारा थी। इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी के कैंटीन की खुशबुओं को भी नज़रअंदाज कर दिया था। अम्मी ने मेरी हालत देखकर फ़ौरन कहा कि चंद लम्हे सब्र करो, अभी तुम्हारे लिए ताज़ा रोटियां तैयार करती हूँ। मैं कमरे में आकर इम्तिहानी पर्ची को इस तरह संभाल कर रख रहा था जैसे ये कागज़ नहीं बल्कि मेरी तकदीर की कुंजी हो। दिन इसी सोच में ढल गया। अगले रोज़ दोपहर होते ही मैं बेखरारी के आलम में घर से निकल पड़ा, क्योंकि ज़रिया आज दिखाई नहीं दी थी और दिल किसी अनहोनी का खदशा महसूस कर रहा था। मैं यूं ही मिट्टी के रास्तों पर चलते चलते गंदम के लहलहाते खेतियों तक जा पहुंचा। ये ज़मीन किसी और की थी, मगर इस वक्त मुझे यूं लगा जैसे मेरा मुक़द्दर भी इसी तरह किसी और के नाम लिखा जा चुका हो, और यही एहसास आने वाले तूफ़ानों की खामोश दस्तक था। गंदम अभी नौखेज़ था, इसीलिए खेत सबसे चादर ओढ़े खड़े थे, मगर इस हरियाली में वो चेहरा कहीं नज़र नहीं आ रहा था जिसकी तलाश मुझे यहाँ खींच लाई थी। मैं मायूसी से पलटने ही वाला था कि सामने से ज़ारिया नमूदार हो गई और हैरत से बोली कि राफिया भाई, आज इस वीराने में कैसे आना हुआ? पढ़ाई की छुट्टी हो गई हो क्या? इसे देखकर दिल को जैसे यकायक करार आ गया।
मैंने झिझकते हुए कहा कि दरअसल मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अगर मुमकिन हो तो नायला को बुला लाओ, मुझे इससे एक निहायत ज़रूरी बात करनी है। जारिया ने शरारत से हंसते हुए भाव लगाया और मैंने फौरन चंद नोट इसकी हथेली पर रख दिए। वो फिरती से रवाना हुई, मगर जब लौटी तो इसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब थी। इसने बताया कि नायला आने से इनकार कर रही है क्योंकि इसके पाँव में शदीद जख्म है और चलना मुश्किल हो गया है। ये सुनकर मुझे कल का मंजर याद आ गया जब मैंने इसे कांटा निकालते देखा था। दिल बेचैन हुआ था और मैंने बार बार पूछा कि क्या जख्म गहरा तो नहीं, मगर जारिया ने बताया कि पट्टी बंधे होने की वजह से वो देख न सकी। असर अब बढ़ता जा रहा था। मैंने मिन्नत की कि एक बार फिर जाकर कहना कि कम से कम दरवाजे तक ही आ जाए ताकि मैं इसे देखकर मुतमईन हो सकूं। जारिया दोबारा गई और वापस आकर धीमी आवाज में बोली कि नाइला ने साफ कह दिया है कि अब मजीद बात मुनासिब नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो बात बिगड़ सकती है। और इसी लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह खामोश मोहब्बत अब किसी बड़े इम्तिहान के दिहाने पर खड़ी है। मैंने दिल में तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज इसे देखे बगैर वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस चेहरे से दिल बंधा हो इसकी एक झलक भी रूह का सहारा बन जाती है। इस जिद में कदम खुद ब खुद इसके घर की तरफ उठ गए। वो अभी बाहर नहीं आई थी, मगर इनकी नीची दीवार उम्मीद का आखिरी सहारा बन गई। मैंने हिचकिचाते हुए अंदर झांका तो वह सहन में चारपाई पर बैठी दिखाई दी। साथ इसकी माँ भी मौजूद थी, जिनकी तवज्जो दूसरी सीमित थी। नाइला की निगाह मुझसे टकराई तो इसने घबराकर हाथ के इशारे से मुझे फौरन हट जाने को कहा, मगर मैंने भी जिद में इशारा किया कि जब तक तुम्हें अपनी आंखों से ना देख लूं, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। वो किसी बहाने से उठकर दरवाजे की ओट में आ गई। पर्दे के आड़ से इसका चेहरा नमूदार हुआ तो मैंने बेइख्तियार पूछ लिया कि तबीयत कैसी है, मगर इसने तलख मुस्कुराहट के साथ कहा कि अब हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं। कल तो आप यूं गुजर गई जैसे मैं अजनबी हूँ। यह शिकवा तीर की तरह दिल में प्योसत हो गया। मैंने फौरन वजाहत की कि इस दिन मजबूरी थी, अगर रुक जाता तो बस छूट जाती और इम्तिहानी पर्ची के बगैर मेरा मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाता। तुम जानती हो मेरे इम्तिहान सर पर है, इसलिए मेरा जाना मजबूरी था, बेरुखी नहीं। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि यही लम्हा हमारी कहानी को ये कैसे रास्ते पर डाल देगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। मेरी बातों ने इसकी आंखों में नमी उतारती थी, क्योंकि जब भी जिक्र मेरी तालीम का होता वो हंसते हंसते अचानक संजीदा हो जाया करती थी। शायद इसे मालूम था कि यही रास्ता मेरी तकदीर बदल सकता है। इसने फौरन बात का रुख बदलते हुए पूछा कि इम्तिहान कब शुरू हो रहे हैं और तैयारी किस हद तक पहुंची है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि इसलिए तो आया हूं कि तुम्हारी दुआ मेरे नसीब का चिराग बन जाए। ये सुनकर वो हंस पड़ी और शरारत से बोली कि मैं कोई बुजुर्ग तो नहीं जो हाथ उठाते ही किस्मत बदल दूं। कामयाबी दुआओं से नहीं, मेहनत से मिलती है। मगर इसकी यह बात भी मेरे लिए दुआ से कम ना थी। बातों के दौरान मेरी नज़र इसके जख्मी पाँव पर पड़ी, जो अगरचा गहरा नहीं था, मगर इसकी नाजुक तबीयत के बास इसे तकलीफ दे रहा था। दिल चाहा वक्त यही थम जाए, मगर हालात ने इजाज़त ना दी। मैं वापस लौटा तो दिल अजीब सी ताजगी से भर गया, क्योंकि इसकी एक झलक भी मेरी थकन उतार देती थी। दिन पर लगाकर उड़ने लगे और देखते ही देखते इम्तिहान ख़त्म हो गए। चंद दिन घर रुका और फिर रोज इन्हीं थकी हुई बसों में शहर जाने लगा। मगर इसी दौरान हमारी जिंदगी के साए गहरे होने लगे। हालात बिगड़ते जा रहे थे और लोगों की बातें तीरों की तरह अम्मा के दिल में चुभने लगी कि इतना बड़ा होकर भी बेटे ने अभी तक हाथ नहीं बटाया। किसी को क्या खबर थी कि खामोशी से लड़ा जाने वाला यह मौरका जल्द ये कैसा तूफान लाने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। लोगों की जबानें हमारी गुर्बत से ज्यादा तेज थी। कोई कहता शहर ने मुझे बदल दिया है, कोई यकीन दिलाता कि एक दिन मैं किसी शहरी लड़के को भी आकर बच्चों समेत वापस आऊंगा। मुझे इन बातों पर गुस्सा नहीं आता था, बल्कि हंसी आती थी कि लोग दूसरों की किस्मत के नक्शे कितने आसानी से बना लेते हैं। मगर अम्मा अब्बा मेरे साए की तरह मेरे साथ खड़े थे। ना कभी शक किया, ना किसी की बातों में आए। असल जंग मेरे अंदर लड़ी जा रही थी, क्योंकि दिल में हर वक्त यही खौफ मंडलाता रहता था कि डिग्री के बाद CSS की तैयारी कैसे होगी और क्या मैं इस इम्तिहान की दीवार फलांग पाऊंगा। इसी सोच ने मुझे अंदर से थका दिया था और अक्सर सर दर्द मेरा मुस्तकिल साथी बन चुका था। इसी दिन मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया था कि अचानक दोपहर के वक्त जारिया हमारे
दरवाजे पर आ खड़ी हुई और धीमी आवाज में खबर दी कि नाइला बाग में मेरा इंतजार कर रही है। अम्मा घर पर मौजूद नहीं थी, बल्कि सकीना खाला के यहाँ गई हुई थी। शायद इसी लम्हे को गनीमत जानकर नाइला ने घर से निकलने की हिम्मत की थी। तबीयत भारी होने के बावजूद मैंने एक लम्हा भी देर ना की, क्योंकि कुछ मुलाकातें दवा से ज़्यादा असर रखती हैं और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यह मुलाकात खुशी नहीं बल्कि आने वाले ज़लज़ले की पहली आहट साबित होने वाली है। मैं इसे टाल ही नहीं सकता था। इसी बेकरारी में चंद ही लम्हों में चौधरी के बाग जा पहुंचा, जहां माल्टों के दरख्त धूप में साकित खड़े थे और इनके बीच नाइला एक तने से टेक लगाए मुझे घूर रही थी, मगर इसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जो हमेशा मेरा इस्तकबाल करती थी, बल्कि ये अनजाने से तलखी बसी हुई थी। मैं घबराकर इसका हाल पूछने लगा, हालांकि खुद बुखार की हिद्दत में जल रहा था, मगर मेरी आवाज़ सुनते ही इसकी आंखें भर आई और आंसू खामोशी से गालों पर लड़कने लगे। मैं बदहवास हो गया कि आखिर मेरी कौन सी बात ने इसे तोड़ दिया है। इसने जवाब देने के बजाय दुपट्टे से आंखें पोंछी और मेरी खामोशी इसके गुस्से को और हवा देने लगी। मैंने बेबसी में कहा कि अगर तुम ना बताओगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर वो अचानक भड़क उठी और तलख लहजे में बोली कि आपके पास तो शहर में बहुत सी लड़कियां होंगी, आपकी शादी की खबरें भी सुन चुकी हूँ, शायद आप पहले ही कहीं और घर बसा बैठे हैं। इस इल्ज़ाम पर मेरे मुंह से बेख्तियार हंसी निकल गई। मैंने हैरत से कहा कि नाइला, तुम भी अफवाहों के जाल में फंस गई, मगर मुझे मालूम नहीं था कि यही गलतफहमी हमारी मोहब्बत को ये कैसे आजमाइश में डाल देगी, जहाँ सिर्फ सच नहीं कुर्बानी भी दरकार होगी। मैंने नरम मगर पुख्ता लहजे में इसे यकीन दिलाया कि मेरी नज़र ने आज तक इसके सिवा किसी और को ठहर कर नहीं देखा। यूनिवर्सिटी की चमकती राहदारियों में रोज़ बेशुमार चेहरे गुजरते थे, मगर मेरा दिल बरसों पहले एक ही नाम पर ठहरा चुका था। मैंने इसे बताया कि ये पसंदीदगी कल की नहीं बल्कि इस वक्त की है जब वो मासूम सी बच्ची थी, और मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जज्बा वक्त के साथ मोहब्बत में ढल जाएगा। इसीलिए किसी और का तस्वुर भी मेरी रूह को गवारा नहीं। वो मेरे हंसने को बहाना समझ बैठी, मगर मैंने साफ कह दिया कि ये सब बातें झूठ का गुबार हैं। ना मैंने किसी से ताल्लुक़ जोड़ा है, ना किसी और का सोचा है। अलबत्ता एक दिन अगर मैंने शादी की तो वो नाजुक सी कली तुम ही होगी। ये सुनकर इसकी पलकें झुक गई और चेहरे पर शर्म की सुर्खी फैल गई। हम करीब थे, मगर यह गैर कही हुई हद हमारे दरमियान कायम थी, क्योंकि मेरे लिए रिश्ता सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि जिम्मेदारी था। अभी निकाह नहीं हुआ था, मगर नीयतें तय हो चुकी थी। हमारी रिवायतों में शोर शराबा नहीं होता, बुजुर्ग खामोशी से फैसले लिख देते हैं, और यही हमारे लिए वादे से कम ना था। मगर मुझे क्या खबर थी कि यह खामोश वादा बहुत जल्द एक सख्त इम्तिहान में बदलने वाला है। वो लोग हमारी तरह सीधे और साफ दिल के थे। कभी उन्होंने हमें गुर्बत या कम हौसलगी का ताना नहीं दिया। मैंने नाइला को दोबारा समझाया कि तुम्हें मेरे जज्बात पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बस तुम्हारी बात पर हंसी आई थी। मैंने वाज़ा कर दिया कि मैं किसी और को पसंद नहीं करता और तुम ही मेरी ज़िंदगी की वो वाहिद शख्सियत हो जिसके साथ मैं मुस्तकबिल देखता हूँ। मैंने कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि सेमेस्टर मुकम्मल होने के बाद मैं अपने इम्तिहानात की तैयारी भरपूर तरीके से कर सकूं और फिर CSS के इम्तिहानात में कामयाब हो जाऊं। कुछ देर हम खामोश खुशियों में बातें करते रहे। हर लफ्ज़ में यह खामोश यकीन और वादे की मिठास छुपी हुई थी। जब मैं घर वापस आया तो अम्मा पहले ही आ चुकी थी। वो फिक्रमंद अंदाज में पूछने लगी कि मैं कहाँ गया था। मैंने बस हंसते हुए कहा कि बाहर ही चला आया था, बस यही कुछ था। अम्मा ने आगे कहा कि आज मैंने सकीना खाला से दोबारा नाइला के रिश्ते की बात की है और वो कह रहे हैं कि जब चाहे हम अपनी अमानत को ले आए। ये सुनकर दिल खुश तो हुआ, मगर मैंने फौरन कहा कि अभी शादी की कोई बात नहीं होगी। जब तक मैं किसी मुकाम तक नहीं पहुंचता तब तक मैं इसे अपने हाथ में नहीं लाऊंगा। अम्मी ने हल्का गुस्सा जाहिर किया और कहा कि शायद तुम्हारे शहर के दोस्तों ने यह ख्याल तुम्हारे जहन में भरा है कि पहले कुछ हासिल कर लो फिर शादी करना। बेटा, ऐसा नहीं है। रिज़्क भी खुद ब खुद आ जाएगा। मर्द का रिज़्क औरत के नसीब से जुड़ा होता है। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ अम्मा की बात सुनी। दिल में यह कज़म और भी मजबूत हो गया था कि मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल करूं।
اور نائلہ کے لیے ہر راستہ ہموار کروں۔ امی کی آواز میں محبت اور فکر دونوں شامل تھے۔ وہ بار بار کہتی رہی، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح جلد سے جلد ہو جائے، پھر تم اپنی پڑھائی جاری رکھو۔ لیکن میں اپنی ضد پر قائم تھا، دل میں ایک پختہ ارادہ لیے ہوئے کہ نائلہ کو ایک ایسا زندگی گزارنے کا موقع دوں جس میں وہ بے پناہ خوش رہے۔ اس کی خوشی کے باوجود میں اسے اور بھی خوش دیکھنا چاہتا تھا، اور یہی جذبہ مجھے حوصلہ دیتا تھا۔ آخرکار میں نے اماں کو خاموش کروا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اپنی بات پر قائم رہوں گا، اور شاید اسی وجہ سے میری ضد کو سمجھ بھی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بس 2 مہینے کا وقت دے دیں، کیونکہ 15 دن بعد میرا سیمسٹر ختم ہونے والا تھا، اور اسی کے بعد 1.5 مہینے میں مجھے CSS کی بھرپور تیاری کرنی تھی۔ پھر نتائج کے بعد ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ فائنل کے امتحانات کامیابی سے مکمل ہو گئے۔ ہر کوئی اپنے راستے پر چل پڑا۔ کچھ لوگ نوکریوں میں لگ گئے، کچھ نے CSS کی تیاری شروع کر دی، تو کوئی فوج یا پولیس میں اپلائی کر رہا تھا۔ میں نے بھی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں CSS کی تیاری کروں گا، مگر شہر کے مختلف یونیورسٹیوں میں 1 ماہ کا خصوصی کورس کروایا جا رہا تھا جو امتحان کی مکمل تیاری کراتا تھا، لیکن اس کی فیس بہت زیادہ تھی۔ میں نے جب اس بارے میں ابا سے بات کی تو ان کے چہرے پر اعتماد اور سکون نظر آیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا اس بات کی فکر مت کر، جو چاہے وہ ہم ملوا دیں گے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اب نہ صرف نائلہ کی خوشی میرے ہاتھ میں ہے، بلکہ والدین کی دعاؤں اور قربانیوں کا اثر بھی میرے ہر قدم پر ہے، اور یہ جذبہ مجھے ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، چودھری صاحب سے بات کروں گا، شاید وہ کچھ مدد کر دیں، لیکن ساتھ ہی ایک اضطراب بھی تھا کہ ابا کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا خیال مجھے منظور نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ خود میں یہ سب سہ لوں، لیکن الفاظ کہیں کہیں رکتے گئے اور میں خاموش رہا۔ ابا کے ساتھ میں چودھری کی دیڑے پر پہنچا تو وہاں پہلے سے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہنسی، خوشی اور باتوں کا ہجوم چھایا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی چودھری صاحب نے اپنے ملازم سے کہا کہ پانی لے آؤ، اور میں نے پہلی بار ان کا کردار قریب سے محسوس کیا۔ وہ واقعی اپنے پورے گاؤں کا خیال رکھتے تھے۔ ہم چارپائی پر بیٹھے اور میں ہر لمحے چودھری صاحب کی شخصیت میں سنجیدگی اور حکمت کو محسوس کر رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد ابا نے اپنی بات شروع کی، لیکن ابتدا میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پیسوں کی ضرورت کس لیے تھی۔ بس اتنا کہا کہ کچھ رقم چاہیے، گھر گروی رکھو اور ہمیں قرض دے دو۔ میری آنکھوں کے سامنے خون کھولنے لگا۔ راستے میں تو میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب وہ خود اپنا گھر گروی رکھوا رہے تھے۔ میں نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی، مگر ابا نے مجھے خاموش کروا کر بٹھا دیا۔ چودھری صاحب نے فوراً اپنے ملازم کو بلا لیا اور کچھ ہی دیر میں ایک بیگ لے آیا جس میں سے وہ رقم نکالی جو ابا چاہتے تھے۔ ابا نے اسے فوراً اپنی جیب میں رکھ لیا، اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ میں بس حیران رہ گیا۔ لیکن دل کے اندر ایک عجیب خوف بھی تھا۔ یہ رقم حاصل کرنا آسان تو تھا، مگر قیمت کا بوجھ بھی اتنا ہی بھاری تھا۔ میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ صرف ضرورت کے لیے ہے، یا پھر ہمارے مقدر میں مشکلات کا آغاز ہے۔ اب بھی ہم وہی بیٹھے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ تاریخ کی طرح ہماری زندگی میں نقش ہو جائے گا۔ ہر منظر، ہر بات، ہر جھلک مجھے بتا رہی تھی کہ قسمت کبھی ہنستی ہے تو کبھی آنکھیں دکھا دیتی ہے، اور یہ کہ ہر فیصلے کے ساتھ ایک چھپا ہوا خطرہ بھی آتا ہے۔ آمین، یہ رقم تمہیں واقعی کس لیے چاہیے؟ چودھری صاحب نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ابا کے ہاتھ میں پیسے تھے اور وہ کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چودھری صاحب کے لہجے میں ایک اکڑ اور غرور چھایا ہوا تھا جو مجھے اندر سے ہلا کر رکھ گیا۔ میں ابا کے پاس بیٹھا خاموش تھا، نظریں نیچے کر رکھی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا غصہ اور تحفظ کا ملا جلا احساس تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی دکان پر سامان خریدنے نہیں، بلکہ کسی آزمائش کے میدان میں کھڑے ہیں۔ چودھری صاحب کی آنکھیں ہمیں تول رہی تھی، ان کی موجودگی میں ہر لفظ بھاری لگ رہا تھا۔ ابا نے ہمت کر کے کہا، میرا بیٹا بڑے امتحان کی تیاری کر رہا ہے، اور میں اس کی فیس کے لیے یہ رقم چاہتا ہوں تاکہ وہ مستقبل میں SSP بن سکے۔ اس کے ساتھ ہی ابا نے اپنی جیب سے رقم نکال کر میرے حوالے کر دی، اور یہ واضح کر دیا کہ مقصد صرف تعلیم ہے۔ چودھری صاحب نے دانت نکال کر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ ان کی بڑی بڑی مونچھیں اوپر اٹھی اور وہ ایسے ہنس رہے تھے جیسے یہ سب کوئی مزاحیہ واقعہ ہو۔ آمین، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کبھی کسی نائی کا بیٹا براہ راست SSP بنا ہے، یا تم خواب دیکھ رہے ہو؟
इनकी तंजिया मेरा खून खोल गया, लेकिन मैं खामोश रहा। दिल में अज़म जला हुआ था कि मैं ये हंसी का शिकार नहीं बनूंगा। बाकी लोग भी हंस रहे थे, कुछ तो बातों में शामिल हो गए और कुछ हैरत में खड़े थे। इस दिन हमारी तजलील हुई, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि ये दिन मेरे लिए सबक होगा। मैंने दिल में अहद किया कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब लोग देखेंगे कि मेरी मेहनत और अज़म ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया। और यही सोचकर मैंने चौधरी साहब की हंसी को अपने हौसले के ईंधन में बदल लिया। मैंने दिल में पुख्ता अज़म कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये इम्तिहान में कामयाबी के बगैर वापस नहीं आऊँगा। जब हम गाँव वापस लौटे तो रास्ते भर अब्बा की आंखों में आंसू थे और मैंने इनके हाथ पकड़कर इनके आंसू साफ किए, जैसे हर खतरा हौसले की एक अलामत हो। घर पहुंचकर मैंने इन्हें तसल्ली दी, अब्बा आपको रोकने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी दुआएं मेरे लिए जारी रखें और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। 4 दिन बाद मुझे गाँव छोड़कर शहर जाना था और फिर पूरे 1 महीने बाद वापस आना था। CSS का इम्तिहान इतना सख्त और चैलेंजिंग था कि दोस्तों ने प्लान बनाया कि वो यूनिवर्सिटी हॉस्टल में क़याम करें ताकि आने जाने की परेशानी ना हो। मैंने भी यही फैसला कर लिया कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करूंगा, ख़ास तौर पर कि यूनिवर्सिटी ने हमें 1 माह की छुट्टी दे रखी थी और इसका दौरान किराया भी बच रहा था। मैंने शाम ही सब कुछ तैयार कर लिया, बैग में किताबें, नोट्स और ज़रूरी सामान रख दिया। अगरचे असल रवानगी 4 दिन बाद थी, मैंने सोचा कि 1 दिन पहले ही रवाना हो जाऊं ताकि वहां पहुंचकर फौरन तैयारी शुरू की जा सके। अगली सुबह मैं नाइला से मिला, इसकी दुआ कबूल करने की दरख्वास्त की और दुआ में यह खामोश अहद करके रवाना हुआ। शहर पहुंचते ही मैंने पढ़ाई में अपना दम खोल दिया, लेकिन चौधरी साहब की तंजिया बातें बार बार मेरे जहन में आ रही थी, जैसे किसी पुराने खौफ की गूंज जो हौसले को आजमा रही हो। मैंने खुद से कहा, यह वक्त महज इम्तिहान का नहीं, ये मेरी तकदीर का इम्तिहान भी है और मैं इसे कामयाबी के बगैर पूरा नहीं होने दूंगा। अब्बा के आंसू मेरे दिल को हिला देने के लिए काफ़ी थे और हर धड़कन जैसे मेरे अंदर एक तूफान मचा रही थी। बार बार इनका थका हुआ और परेशान चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था और मैं किताबों में तवज्जो नहीं दे पा रहा था। आखिरकार मैंने किताबें एक तरफ रख दी, घुटनों में सर छुपाकर रोने लगा, जैसे सारा बोझ मेरे सीने से नीचे गिर रहा हो। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद दिल हल्का होने पर मैंने दोबारा किताबें उठाई और पढ़ाई में गर्क हो गया। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और हर लम्हा जैसे इम्तिहान की सख्तियों की याद दिला रहा था। 1 महीने बाद जब मैं इम्तिहानी सेंटर में बैठा तो मेरी आंखों में नमी छाई हुई थी, क्योंकि पर्चा मेरे लिए जान पहचान सा था और हर सवाल जैसे मेरी मेहनत की अक्कासी कर रहा था। कुछ दिन बाद इंटरव्यू भी मुकम्मल हुआ और हमें वापस भेज दिया गया। नतीजा 1 महीने बाद आना था। गांव वापस आकर मैंने देखा कि लोग मुझ पर हंस रहे हैं, क्योंकि अम्मा अब्बा ने सबसे कहा था कि हमारा बेटा अफसर बनने के लिए गया है। मैंने सबको सादा ज़बान में यही बताया कि मैं इम्तिहान देने गया था और इंशाल्लाह अफसर बन जाऊंगा, लेकिन अम्मा की खुशी और मासूमियत ने सब कुछ मुख्तलिफ दिखाया और लोग सिर्फ हंसते रहे कि ये तो वैसे का वैसा वापस आ गया है। घर आकर अम्मा फिर से जिद करने लगी कि बस अब तुम्हारा निकाह करवाना ही बाकी है, इम्तिहान तो तुम दे आए हो, अब तुम्हारा नसीब देखना है कि तुम बड़े अफसर बनोगे या नहीं। मैंने इस बार इनको नहीं रोका और अब्बा भी इनके साथ हो गए। शाम के वक्त अम्मा, अब्बा और सकीना खाला निकाह की तारीख तय करने के लिए चल पड़े और मैं अपने कमरे में बैठकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये लम्हा भी ज़िंदगी के नए बाब की शुरुआत है, जहाँ मोहब्बत, जिम्मेदारी और हौसले के रंग सब कुछ एक साथ जुड़ जाएंगे। जब अम्मा और अब्बा वापस आए तो इनके चेहरे पर खुशी के आसार साफ नजर आ रहे थे। वो फौरन मुझसे कहने लगे कि इन्हें निकाह पर कोई एतराज़ नहीं, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि सब कुछ ठीक तरह से तय हो जाए। सकीना खाला ने तो कुछ ना कुछ ख़रीदारी करने की बात की, लेकिन मैंने फौरन कहा कि मुझे जहेज़ की फ़िक्र नहीं चाहिए, अगर ये सब होगा तो मैं निकाह से ही इनकार कर दूंगा। मैंने अम्मा अब्बा से दरख्वास्त की कि सकीना खाला को कह दें कि वो ख़रीदारी ना करें, मैं सब कुछ खुद संभाल लूँगा। जैसे ही यह बात कही मेरी अपनी बोलती भी बंद हो गई, क्योंकि जेब खाली थी और मैं वाकई कुछ खरीद नहीं सकता था। मैंने अम्मा अब्बा से बार बार इल्तिजा की कि मुझे कम से कम 1 महीने का वक्त दे, इस दौरान मैं सब कुछ संभाल लूँगा और कामयाबी के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं जानता था कि अगर मैं कामयाब हो गया तो फिर कोई भी चीज़ मेरी खुशी में रुकावट नहीं बनेगी।
मेरे दोस्तों ने भी बताया था कि CSS का इम्तिहान पास करने के बाद हुकूमत की तरफ से न सिर्फ बेहतरीन नौकरी बल्कि घर, गाड़ी और दीगर सहूलियात भी मिलती है और मैं सब्र से इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार 1 महीने का वक्त गुजर गया। असर का वक्त था और मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि ये एक नया बाब शुरू होने वाला है। अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया और जैसे ही मैंने इसे खोला तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैसेज मेरे यह करीबी दोस्त ने भेजा था जो पुलिस ऑफिसर के बेटे थे और उन्होंने ज़राए से मालूम किया था कि मैंने CSS का इम्तिहान कामयाबी के साथ पास कर लिया है। यह खबर मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े लम्हों में से एक थी। दिल धड़क रहा था, खुशी और फख्र से आंखें नम हो गई थी और मैं जान गया कि मेरी मेहनत ने रंग दिखा दिया है। अब मैं न सिर्फ अपनी मेहनत का सिला पा चुका था बल्कि नाइला के साथ अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र की बुनियाद भी मजबूत हो चुकी थी। अभी तो रिजल्ट सरकारी तौर पर जारी नहीं हुआ था, लेकिन जब मेरे दोस्त असगर ने फ़ोन पर मुझे बताया तो खुशी की एक लहर मेरे दिलो दिमाग में दौड़ा गई। दिल बेचैनी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने अम्मा अब्बा को कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि अगर इस खुशखबरी में कुछ भी गलत निकल आया तो इनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। इसलिए मैंने अपने जज्बात को अपने दिल में ही दबाए रखा। असगर ने मजीद कहा कि तुम अभी शहर के लिए रवाना हो जाओ, सुबह रिजल्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी और तुम भी सुन लेना। इस बात ने मेरे इरादे को और मजबूत कर दिया। शाम के 6 बजे शहर जाने वाली बस के लिए मैंने जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया। अम्मा अब्बा सहन में बैठे थे और जैसे ही मैं बाहर निकला तो पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, मेरे पढ़ाई के कुछ काम है, मैं बस वही करने जा रहा हूँ। इन्हें मेरी बात पर ज्यादा समझ नहीं आई, इसलिए वो कुछ सवाल नहीं कर सके। मैंने इनसे अपने रिजल्ट का जिक्र छुपाया क्योंकि मुझे इन्हें सरप्राइज देना था। आखिरकार मैं शहर पहुंच गया और इस रात अपने दोस्त के घर ही ठहरा क्योंकि हॉस्टल तो बंद था। पूरी रात मेरी आंखें नींद से महरूम रही। दिल में बेचैनी और खुशी की मिलीजुली कैफियत थी। मैं नहीं जानता था कि सुबह से मेरी जिंदगी के सबसे अहम लम्हे शुरू होने वाले हैं और ये लम्हा ना सिर्फ मेरी मेहनत का सिला साबित करेंगे बल्कि नाइला के साथ मुस्तकबिल के नए बाब का भी आगाज करेंगे। दिल में खुशी और फख्र की लहर दौड़ रही थी और हर सांस के साथ मुझे यकीन हो रहा था कि मेरी मेहनत रिजल्ट में रंग लाने वाली है। सुबह जब रिजल्ट ऑफिशियल तौर पर जारी हुआ तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे और मैं बच्चों की तरह बेख्तियार रोने लगा। मैं CSS का इम्तिहान पास कर चुका था, वो भी शानदार नंबरों के साथ, और दूसरी पोजीशन हासिल की थी। मेरी नई पोस्ट एक आला सतह की थी और चंद दिनों के अंदर मुझे चार्ज संभालना था। मैंने अम्मा अब्बा को फ़ोन नहीं किया था क्योंकि चाहता था कि वो खुद सब कुछ देखें और खुशी से भर जाए। मैं नहीं जानता था कि गांव पहुंचकर मेरे सामने कौन सा मंजर खड़ा होगा। दूसरे दिन जब मैं सरकारी सायरन वाली गाड़ी में बैठा तो मुझे अब्बा की वो बात याद आ गई कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे पीछे 2 और सायरन वाली गाड़ियां थी। पूरे प्रोटोकॉल के साथ मैं गांव की तरफ रवाना हुआ, लेकिन जैसे ही मैं गांव पहुंचा मैं दंग रह गया। कुछ लोग हमारे घर के सामान को बाहर फेंक रहे थे और अब्बा अम्मा पास खड़े आंसू बहा रहे थे। अब्बा चौधरी साहब को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ दिनों का वक्त दे दे, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम थे। अम्मा ने मुलाजिमा को रोककर कहा कि हमारा सामान मत फेंको, जिस पर चौधरी साहब का गुस्सा और बढ़ गया। मैंने अपनी गाड़ियां थोड़े फासले पर रोक दी ताकि सूरत हाल काबू में रहे और कोई नुकसान ना हो। मेरा दिल चाहता था कि फौरन उतरकर हालात को संभालो, लेकिन मैं जानता था कि हर चीज़ में सब्र और समझदारी की ज़रूरत है। ये लम्हा न सिर्फ मेरे इम्तिहानी सफ़र की कामयाबी का था बल्कि अब मेरी जिम्मेदारियों और ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ का भी आगाज़ था। मैंने फ़ैसला किया कि किसी भी हद तक मैं अपनी कामयाबी के साथ अपने ख़ानदान का भी एहतराम और हिफाजत करूँगा, चाहे हालात जितने भी मुश्किल हों। और इसी वक्त मैं वो सब कुछ देख रहा था। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन हालात पर काबू पाने के लिए मैंने फौरन फैसला किया। चौधरी साहब का गुस्सा इंतहा को पहुंच चुका था और उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा कि इन पर कुत्ते छोड़ दो। मुलाजिमा ने जंजीरें खोली और कुत्ते आज़ाद हो गए, मगर मैंने फौरन करीब खड़े कांस्टेबल से कहा कि अगर ख़तरा हुआ तो गोली चलाओ। कांस्टेबल ने मेरी हिदायत पर अमल किया और कुत्ते ज़मीन पर गिर गए, जिसकी गोलियों की आवाज़ पर सब लोग पीछे मुड़कर देखने लगे। गाड़ियां धूल उड़ाते हुए कच्चे रास्ते पर चल रही थी और लोग हैरान नज़रों से हमारी तरफ देख रहे थे।
जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। कोई यकीन नहीं कर रहा था कि यही वो अमीन नाई का बेटा है जिसे गांव के सब लोग गरीब और कमजोर समझते थे। चौधरी साहब थर थर कांप रहे थे और मैं ब्लैक कोट, चश्मा और मजबूत पोर्ट्स में सबसे बावखार और बाएतमाद लग रहा था। गांव में एक हलचल मच गई। बच्चे दौड़ते हुए घरों पर खड़े हो गए और शोर मचाया कि अमीन का बेटा अफसर बन गया है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर आंख हैरत और एहतराम से चमक रही थी। मैंने सबसे पहले जाकर अब्बा को गले से लगा लिया। वो मुझे देखकर रोने लगी। अम्मा भी फौरन आ गई, आंखों में आंसू और दिल में खुशी, और हम तीनों एक दूसरे में लिपट गए। वो लम्हा न सिर्फ मेरी कामयाबी की खुशी का था, बल्कि हमारा खानदान की मेहनत और सब्र की फतह भी था। इसी दौरान मैंने दिल में अज़म किया कि अब न सिर्फ मैं अफसर के तौर पर कामयाब होऊंगा, बल्कि अपने खानदान को हर मुश्किल से बचाऊंगा और अपनी ज़िंदगी में नाइला को वो सब खुशियाँ दूंगा जो वो मुस्तहिक हैं। गाँव के सब लोग मुझे देखकर हैरत ज़्यादा और खुशी थे, और मैंने पहली बार महसूस किया कि मेहनत, सब्र और ईमान की कोई ताकत कभी ज़ाया नहीं जाती। मैंने अपने अम्मा अब्बा की आंखों में बहते हुए आंसू साफ किए और पूरे गांव के सामने हंसकर कहा, आपके रोने के दिन अब ख़त्म हो गए हैं। अब वो लोग रोने वाले हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया। मेरे अल्फाज सुनकर गांव की औरतें अपनी दीवारों पर चढ़कर हमें देखने लगे, लेकिन नाइला वहां मौजूद न थी क्योंकि इसका घर काफ़ी दूर था। दिल में पहली फिक्र यही आई कि नाइला तक यही खुशखबरी पहुंची या नहीं। चौधरी साहब के चेहरे से पसीना टपक रहा था और इनके चेहरे पर हैरत और शर्मिंदगी का आसार नुमायां थे। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहते हैं, मगर अल्फाज इनके मुंह से निकल नहीं रहे थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने हिम्मत करके आगे बढ़ा और बड़े एहतराम के साथ कहा, यह हमारे गांव का जवान है जिसने मेहनत और ईमानदारी से सारे गांव का नाम फख्र से बुलंद किया है। राफिया बेटा, आज ही हमारे डेरे पर तुम और तुम्हारे माँ बाप की दावत है। तुम सब ने ज़रूर आना है। चौधरी साहब का ये बदलता हुआ रवैया देखकर मैं हंस पड़ा। दिल ही दिल में सोचा कि वह हराम का खाना भी नहीं खाते, लेकिन अब इनका रवैया बिल्कुल बदल गया था। मैंने हंसते हुए कहा, अगर आप चाहते तो मैं ज़रूर आता, मगर सारा गांव मुंह पर हाथ रखे खामोश रह गया। सभी जानते थे कि चौधरी साहब सूद पर कर्जा देते हैं और हमारा कर्ज हमने कभी सूद पर नहीं लिया था क्योंकि मैंने ये कबूल नहीं किया था, और अब्बा भी जानते थे कि ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना घर गिरवी रखवाकर पैसे लिए थे और अब चौधरी साहब खाली करवाने आए थे। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। गांव के लोग हैरत और एहतराम से हमें देख रहे थे और मैंने दिल में अज़म किया कि अब न सिर्फ मैं अफसर के तौर पर कामयाब होऊंगा, बल्कि अपने ख़ानदान की इज्जत और फ़ख्र हमेशा बुलंद रखूंगा। दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी और सब कुछ देखकर मुझे लगा कि आखिरकार मेहनत, सब्र और ईमानदारी का फल मिल ही गया। चौधरी साहब की हालत देखने के काबिल थी। इनका चेहरा ऐसे सुर्ख हो रहा था जैसे अंदर ही अंदर आग लगी हो। आंखें नीचे झुक गई और कदम लड़खड़ाने लगे। वो नजरें चुराकर वापस जाने लगे तो मैंने बुलंद आवाज में रोक लिया, चौधरी साहब अभी कहाँ जा रहे हैं? हिसाब तो बाकी है। मेरा लहजा पुरसुकून था, मगर इसमें वो ताकत थी जिसने इन्हें वही जकड़ लिया। मैंने कहा, हमने आपसे रकम जरूर ली थी, मगर ये शर्त तो नहीं थी कि 2 महीने में अदायगी ना हो तो आप हमारे घर का सामान सड़क पर फेंक देंगे। और रही बात मेरे वालिद पर कुत्ते छोड़ने की, तो ये महज जुल्म नहीं जुर्म था और जुर्म का हिसाब देना पड़ता है। मेरी बात सुनते ही इनके चेहरे का गुरूर पिघलकर खौफ में बदल गया। वही चौधरी साहब जिनके सामने बड़े बड़े वदेड़े बोलते कामते थे, आज ये गरीब नाई के बेटे के सामने हाथ जोड़ रहे थे। पूरा गांव साकित खड़ा था क्योंकि जिंदगी में पहली बार लोगों ने चौधरी साहब को किसी नौजवान के आगे यूं गिड़गिड़ाते देखा था जो उम्र में इनके बेटों से भी छोटा था मगर वक़ार में सबसे बड़ा। इनके कांपते हुए हाथ देखकर मेरे ज़हन में वो दिन घूम गया जब इसी शख्स ने अब्बा और मुझे सबके सामने जलील किया था, मगर मैंने इनके हाथ नीचे नहीं किए। ये लम्हा बदले का था, मगर मैंने इंतकाम के बजाय इंसाफ का रास्ता चुना। मैंने कहा, डरिए मत, आप हमारे गांव के बुजुर्ग हैं। मैं इतना कम ज़रफ़ नहीं कि आप पर मुकदमा बनाकर अपनी ताकत दिखाऊं, मगर आज के बाद अगर किसी मजबूर पर सूद की जंजीर डाली गई तो कानून खुद बोलेगा और इस दिन मैं खामोश नहीं रहूँगा। मैं रुक गया क्योंकि वो इतने समझदार थे कि आगे की बात खुद समझ जाए। फिर मैंने वही रकम इनके हाथ में थमाई
जो उन्होंने हमारे मुंह पर गुरूर से फेंकी थी और कहा, यह हमारा हिसाब पूरा हुआ, अब हम किसी के एहसान के बोझ तले नहीं। वो नजरें झुकाए अपने मुलाजिमों के साथ वापस पलट गए और यूं पहली बार चौधरी का साया हमारे घर से हट गया। इसी लम्हे गांव के लोग हमारे जहन में आमिर आए। किसी की आंखों में हैरत थी, किसी में खुशी और किसी में शर्मिंदगी। अम्मा अब्बा मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई ख्वाब हकीकत बन गया हो। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि आज सिर्फ हमारा घर नहीं बचा, बल्कि गांव के कई मजबूर दिल भी सूद के खौफ से आज़ाद हो गए। यही मेरे असल कामयाबी थी और यही इस कहानी का नया अंजाम। मैंने मिठाई के टोकरे अपने साथ लाए थे और आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में बांट दिए गए। अम्मा और अब्बा के चेहरे पर एक नई रौनक थी, आंखों में नमी थी जो खुशी के आंसू थे, और मैं जानता था कि ये लम्हे हमारे सब्र और मेहनत के इनाम की अलामत है। लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट गए, मगर खुशी की गूंज हमारे घर में बाकी रही। कुछ देर बाद खाला सकीना भी हमारे घर आई। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में खुशी साफ नजर आ रही थी। इसी दिन अम्मा ने फैसला कर दिया कि अगले जुम्मा निकाह की तैयारी मुकम्मल कर ली जाए, मगर मैंने अम्मा से कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब शादी धूमधाम से होगी और हम चंद दिन बाद ही शहर रवाना होंगे। शहर में मुझे एक बड़ा बंगला मिला था जहां मैं नाइला के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करना चाहता था, और खाला सकीना के लिए भी सब कुछ सोच रखा था ताकि वो अकेली महसूस ना कर सके। हमने फैसला किया कि जुम्मा को सिर्फ निकाह होगा और हफ्ते की सुबह ही हम शहर रवाना हो जाएंगे। प्लान में थोड़ा सा मोड़ आया क्योंकि मैंने अम्मा अब्बा के पहले ही शहर मुंतकिल कर दिया था ताकि निकाह के दिन बस एक रस्मी तकरीब हो और हम फौरन शहर जा सकें। जुम्मा की रात हम शहर पहुंच गए। खाला सकीना हमारे साथ थी। अगरचा वो असल में आना नहीं चाहती थी, मगर मैंने इनकी खुशी और तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखते हुए इन्हें साथ लिया और यूँ हमारी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ हुआ, जहाँ मेहनत, सब्र और मोहब्बत ने हर रुकावट को शिकस्त दे दी थी और हमारे मुस्तकबिल के ख्वाब हकीकत में बदलने लगे थे। वो शर्मा रही थी, मगर मैंने मुस्कुराकर कहा कि आप भी मेरी माँ हैं और माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। पहली रात नाइला मुझे शुक्र अदा कर रही थी कि मैंने इसकी माँ को भी अपने साथ लाया, और मैंने कहा कि यह मेरा फ़र्ज़ था और फ़र्ज़ को एहसान नहीं बदला जाता। मुझे अपनी मोहब्बत भी मिल गई और अपनी मंजिल भी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि अम्मा अब्बा भी लोगों की तलख बातों और तनस से बच गए। गांव में हमारी इज्जत दोबारा कायम हो गई थी और मेरी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। वक़्त की सबसे खूबसूरत हकीकत यही है कि ये कभी एक जैसा नहीं रहता और एक न एक दिन सब कुछ बदल देता है। मेरा वक़्त बदल चुका था और वह इतना रोशन और कामयाब था कि लोग मेरी ज़िंदगी पर रश्क करने लगे थे। वही लोग जो कभी हम पर हंसते थे अब फ़ोन करके अम्मा अब्बा को मुबारकबाद दे रहे थे, क्योंकि इन्हें भी समझ आ गई थी कि हमारा वक़्त वाकई बदल गया है। ज़िंदगी की ये तब्दीली सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि हमारे ख़ानदान के लिए भी एक नया आगाज़ है, जिसने साबित कर दिया कि सब्र, मेहनत और ईमानदारी के साथ हर रुकावट को अबूर किया जा सकता है। आखिर में मैं नाइला के साथ अपने नए सफ़र की शुरुआत कर रहा था, दिल में सुकून और कामयाबी के जज्बे के साथ, और गाँव के सब लोग अब हमें इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियाँ देख सकें। और मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।